हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 241 से लेकर 250 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 25 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है that is the purpose of lateral ties in short RC columns। short columns का मतलब है जहां पर जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो है, इफेक्टिव लेंथ और जिस भी एक्सिस के अलोंग आप लेटरल डायमेंशन ले रहे हो दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12। तो ऐसे रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम्स में जो लेटरल टाइज का पर्पस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट का कॉलम है विच इज अ कंप्रेशन मेंबर, वहां पर आप मेन जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, जो कि हमारा अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द कॉलम के होगा। तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो जो आपको ये बार्स दिख रहे हैं, दीज बार्स आर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब साथ ही साथ आप इनको अपनी पोजीशन में होल्ड रखने के लिए जो लेटरल डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उन्हें आप बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो बेसिकली ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कॉलम, किस टाइप का कॉलम अडॉप्ट कर रहे हो डिजाइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, उसके अकॉर्डिंग आप टाइप ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है। एक हमारा होगा लेटरल टाइज और दूसरा होगा हमारा स्पाइरल्स। स्पाइरल्स बेसिकली हम सर्कुलर कॉलम्स में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा अभी। सो लेटरल टाइज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इनको प्रोवाइड करो तो इनका जो इंटरनल एंगल होना चाहिए वो हमारा लेस देन 135 डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज इसमें एक्सेसिव सेकेंडरी स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इंटरनल एंगल का मतलब है कि जब आप बेंड कर रहे हो तो जो ये एंगल है दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 135 डिग्री। मींस अगर आप कभी कभी इसको बेंड करके ऐसे ले रहे हैं तो दिस एंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 135 डिग्री। तो बेसिकली जो पर्पस है इनको प्रोवाइड करने का, सबसे बेसिक जो पर्पस है टू अवॉइड द प्रीमेच्योर बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार्स। जो आपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार्स प्रोवाइड किए हैं इनकी प्रीमेच्योर बकलिंग को प्रिवेंट करना। और ये कैसे प्रिवेंट करेगा कि अंडर द एक्शन ऑफ द लोड्स इन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार्स की टेंडेंसी होगी लेटरल मूवमेंट करने की। तो जो आप ये लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हो अलोंग द पेरिफेरी ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ये क्या करेंगे, दे विल प्रिवेंट द आउटवर्ड मूवमेंट। ये इसके आउटवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करेंगे। जब आउटवर्ड मूवमेंट हमारा प्रिवेंट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बकलिंग की टेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा एक एडवांटेज हो गया। दूसरा हमारा जो पर्पस है कि जो कंक्रीट है हमारी, ये जो अंदर का कंक्रीट है दैट विल एक्ट एज अ कोर, उसके कन्फाइनमेंट में ये हेल्प करेगा। दिस विल इंश्योर द कन्फाइनमेंट ऑफ कंक्रीट इन द कोर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे जो कंक्रीट का कॉलम है उसकी कंक्रीट के कॉलम की हमारी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी एज वेल एज स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, बट ये हमारा पर्पस नहीं होता, ये इसके एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, मेन पर्पस इज टू उनको लॉन्गिट्यूडनल बार्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखना सो दैट उनकी जो लेटरल मूवमेंट हो सकती है अंडर द एक्शन ऑफ द लोड वो ना हो और हमारी जो रेजिस्टेंस टू लेटरल बकलिंग है वो इंप्रूव हो जाए। और साथ ही साथ एक और हमारा एडवांटेज क्या होगा कि बिकॉज कन्फाइनमेंट होने की वजह से हमारा जो शियर एंड टॉर्जन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा इंप्रूव हो जाएगा और जहां हमें रिक्वायरमेंट होगी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड स्पाइरल सर्व्स अबाउट टू फंक्शंस। टाई मस्ट बी डिजाइन्ड दैट these two requirements are met. Small spacing to prevent the buckling and a sufficient number of ties to position and hold all the bars। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लेटरल टाइज की डिजाइनिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द डक्टिलिटी क्राइटेरिया। इसको डक्टिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं कह सकते आप, बेसिकली इसको यस डक्टिलिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं या स्टिफनेस क्राइटेरिया कह सकते हैं। स्टिफनेस क्राइटेरिया के ऊपर डिजाइन किया जाता है rather than
स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से हम इसको डिजाइन नहीं करते हैं। जो भी हम डिजाइनिंग करते हैं लेटरल टाइज की, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टिफनेस ऑफ द कॉलम, टू इंप्रूव द स्टिफनेस एंड डक्टिलिटी ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 242 मिस हो गया है, सो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 243 है द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें साइड फेस रेनफोर्समेंट हमारा होता क्या है और हमें इसकी क्या जरूरत है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में। बेसिकली जो हमारी रिलेटिवली डीप फ्लेक्चरल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वहां पे अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें जिसकी डेप्थ significantly large है as compared to normal flexural members generally based on experimental and evidences, ये देखा गया है कि जिन मेंबर्स की ओवरऑल डेप्थ जो है वो हमारी 750 mm से ज्यादा होगी, तो ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। क्या फिनोमेना देखने को मिलता है कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, उसके नीचे हमारी जो कंक्रीट है दैट इज इन टेंशन, ठीक है, और जो हम टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम एक्सट्रीम फेस पर प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर कैरिंग द टेंसाइल फोर्सेस, ठीक है। तो होगा क्या, हमारा मेन कुछ पोर्शन जो होगा जहां पर हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होंगी कंक्रीट में, वो हमारा अनरेनफोर्स्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिलेटिवली डीप मेंबर। तो होगा क्या कि ड्यू टू टेम्परेचर एंड श्रिंकेज वेरिएशंस की वजह से जो ये पोर्शन है हमारा, जो बिलो द न्यूट्रल एक्सिस जहां पर हमारी टेंसाइल नेचर की फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं, वहां पर हमारी चांसेस ऑफ क्रैकिंग बढ़ जाएगी। तो इस क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए जिस सेक्शन में हमारा जो अनरेनफोर्स्ड हो जा रहा है बिलो द न्यूट्रल एक्सिस बिकॉज ऑफ रिलेटिवली लार्ज डेप्थ, वहां पर हम साइड फेस रेनफोर्समेंट का प्रोविजन करते हैं। साइड फेस रेनफोर्समेंट का मतलब है कि जो हमारी ये वर्टिकल साइड्स हैं इनके अलोंग हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं, ये जो बार्स हैं ये हमारे साइड रेनफोर्समेंट्स हैं। तो कोड की हमारी गाइडलाइंस है कि जो मिनिमम आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.1% ऑफ द वेब एरिया। अगर हमारा टी बीम है तो सिर्फ आपका जो वेब एरिया है उसको लेना है। तो एक वेब एरिया का 0.1% मिनिमम आपको प्रोवाइड करना है और इसको इक्वली डिवाइड करना है दोनों फेसेस मतलब एक फेस हमारा ये है, एक फेस हमारा ये है, दोनों साइड आपने रेनफोर्समेंट को आधा आधा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली ऑन टू फेसेस ऑफ द वेब। और जो इसकी स्पेसिंग प्रोविजंस हैं वो हमारी जो भी हमारी 300 mm और जो विड्थ ऑफ द वेब है, यानी ये हमारी वेब की विड्थ है और 300, उसमें से जो ग्रेटर वैल्यू है मिनिमम आप उससे हमारी स्पेसिंग को आपको कम रखना है। दिस स्पेसिंग शुड बी लेस देन 300 RBW व्हिचएवर इज ग्रेटर। तो ये हमारे कोड IS 456 के कुछ प्रोविजंस हैं कि जो लार्ज अनरेनफोर्स्ड सेक्शन रह जा रहा है कंक्रीट का जहां पर हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी क्रैकिंग हो सकती है बिकॉज टेंसाइल जोन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे ही कुछ टेम्परेचर एंड श्रिंकेज वेरिएशंस ज्यादा होंगे हमारी बीम में स्ट्रक्चर में, तो हमारा ये पोर्शन में क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो क्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए हम ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, बिकॉज डेप्थ हमारी बढ़ जा रही है, तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये हमारे क्या कर रहे हैं, दे आर प्रिवेंटिंग एंड इम्प्रूविंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट लेटरल बकलिंग ऑफ द वेब। लेटरल बकलिंग के अगेंस्ट हमारा रेजिस्टेंस इंप्रूव कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। और यहां पर भी मैंने वही सेम चीज एक्सप्लेन की है, जो सेंटर ऑफ सेंटर साइड रेनफोर्समेंट बार्स आपने प्रोवाइड करी है, उनकी जो मिनिमम स्पेसिंग साइड फोर रेनफोर्समेंट शुड बी लेसर ऑफ। ध्यान रखना है कि जो मिनिमम स्पेसिंग है वो हमारी इनमें से कम होनी चाहिए। इनमें से जो ज्यादा वैल्यू होगी 300 से या विड्थ ऑफ वेब उसमें जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसमें से जो लेस, उससे लेस होनी चाहिए जो मिनिमम स्पेसिंग, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी कि 0.1% ऑफ द टोटल वेब एरिया है, इसमें आपकी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द वेब इंक्लूडेड है। दिस इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द वेब, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एज विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये वीडियोस में मैं पहले भी एक्सप्लेन किया कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में आप क्या कर रहे हैं कि जो आपका एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है, जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपकी बैलेंस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमारी स्टील आती है उससे हम कम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या हमारा कि जो हमारा यील्ड स्ट्रेन है, हमारी कम स्ट्रेन पर ही, मतलब कम स्ट्रेन क्या कहेंगे कि हमारी जो स्ट्रेन जो स्टील है वहां पर जो यील्ड स्ट्रेन होने वाला है वो हमारा पहले रीच आउट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेन जो हो रहा है कंक्रीट में, वो हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा टिल दी फेल्योर। तो अल्टीमेट फेल्योर जो हो रहा है अंडर रेनफोर्स सेक्शन में वो हमारा कंक्रीट के फेलियर से ही हो रहा है, कंप्रेशन फेलियर से ही हो रहा है, बट हमारा जो यील्ड स्ट्रेन है वो पहले रीच आउट हो रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज ये, बिकॉज हम रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा ऊपर की तरफ बैलेंस सेक्शन के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द कंक्रीट इन द टेंशन जोन, बिकॉज आपने रेनफोर्समेंट यहाँ कम कर दिया है टेंशन जोन में विद रिस्पेक्ट टू बैलेंस सेक्शन। तो न्यूट्रल एक्सिस की अगर आप डेप्थ देखेंगे दैट इज मेजर्ड फ्रॉम द टॉप कंप्रेशन फाइबर। तो हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है बैलेंस सेक्शन में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप मोमेंट कैलकुलेशंस करते हैं तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आप लेते हैं तो वो इस तरह लेते हैं, और यहाँ पे हमारी टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं स्टील में और यहाँ पे नेट कंप्रेसिव फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही हैं। तो इसके, ये हमारी लीवर आर्म हो गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप मोमेंट कैपेसिटी निकालते हैं सेक्शन में, आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा टेंसाइल जोन है कंक्रीट का दैट इज टोटली नेग्लेक्टेड फॉर कैलकुलेशंस ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन, ये गलत हो जाएगा। The stress in steel in tension will reach its maximum permissible value first, yes बिल्कुल करेक्ट है, बट जो फेलियर होगा हमारा वो कंक्रीट के कंप्रेशन फेलियर से होगा, बिकॉज ये रीच करने के बाद हमारी जो बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन्स हैं वो हमारी बढ़ती जाएंगी टिल द फेलियर, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द बैलेंस सेक्शन। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज हमारा जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे हमारी अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस हमारा कम आएगा, ठीक है। तो लिमिटिंग का मतलब है कि जो हमारी बैलेंस्ड न्यूट्रल एक्सिस आ रही थी XU मैक्स बाई डी के करस्पॉन्डिंग जो आप निकालते हैं पर करस्पॉन्डिंग स्टील ग्रेड के हिसाब से जो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उससे हमारी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रेनफोर्स सेक्शन में कम आएगी। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। द कंक्रीट ऑन द टेंशन साइड इज आल्सो बी टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन, ये हमारा गलत हो जाएगा बिकॉज वी आर टोटली इग्नोरिंग द एरिया ऑफ कंक्रीट इन द टेंशन जोन फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो ऑप्शन 2 और 3 स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल करेक्ट होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस दिए हुए हैं ये मानते हुए कि सभी की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारी सेम है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आरसीसी बीम का सेक्शन हमारा सबसे ज्यादा टॉर्जनल मूवमेंट रजिस्ट करेगा एफिशिएंटली, ठीक है। एफिशिएंटली आप इस तरह कर सकते हो कि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम होगा बट हमारा जो मटेरियल लगने वाला है वो हमारा लेस होगा, और वो लेस मटेरियल हमारा सेम टॉर्जनल मूवमेंट, सेम इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में टॉर्जनल मूवमेंट ज्यादा कैरी करेगा। और व्हेन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन इज अडॉप्टेड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा, ये आपने पढ़ भी रखा है कि बॉक्स सेक्शंस जो होते हैं हमारे, ये हमारे टॉर्जनली रेजिस्टेंस इनका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो बॉक्स सेक्शन का मतलब ये है कि अंदर से ये हॉलो होंगे, दिस इज द बॉक्स सेक्शन, ये हमारी आरसी बॉक्स सेक्शन है। तो जनरली आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे स्टील कंक्रीट के ब्रिजेस बन रहे हैं वहां पर हम बॉक्स सेक्शंस का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड बुक्स के कुछ रेफरेंसेस लिए हुए हैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए
कि क्लोज्ड बॉक्स और ट्यूब गर्डर्स हमारे मोर एफिशिएंट क्रॉस सेक्शंस माने गए हैं टॉर्जन रजिस्ट करने के लिए, और ये हमारे आई गर्डर से बेटर होंगे। एज सच बॉक्स गर्डर्स आर पर्टिकुलरली एडवांटेजियस फॉर कर्व्ड स्ट्रक्चर्स, जहां पर आप कर्व्ड स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, बिकॉज वहां पर ट्विस्टिंग मोमेंट्स हमारे आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज ऑफ हाई टॉर्जनल रेजिस्टेंस एंड देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट द अप्लाइड टॉर्जन, often without the extensive use of diaphragms between the girders and without the creation of significant longitudinal warping stresses। तो जो बॉक्स गर्डर्स हैं एक कॉन्टिन्यूअस अनइंटरप्टेड एक्सटीरियर सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसको आपका मेंटेनेंस जिससे होता है वो आपका आसान हो जाता है, आप रेगुलरली पेंट कर सकते हो और उस पर कोरोजन नहीं होता है। द इंक्रीज टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोज कंपोजिट स्टील बॉक्स गर्डर, अगर स्टील बॉक्स गर्डर की बात करें, ठीक है, तो they help in improved lateral distribution of the loads in such a manner when bottom flange bracing is used in conjunction with eye girders। Curved structures में warping और lateral flange bending stresses are lower in box girders। ये important चीज है। curved structure में क्या होगा, जो warping और lateral flange bending stresses हैं वो box girder के केस में हमारी कम होंगी once the section is closed, because जो warping torsional stiffness है closed box girder की वो much smaller than the warping torsional stiffness of eye girder है। ये एक important aspect है कि warping stresses भी जो हो रही हैं वो हमारी कम होंगी। Overall, less material needs to be added to the box girder to resist the torsional effects। Erection cost भी हमारे कम होते हैं eye girder के comparatively, because erection of one box in a single lift is equivalent to placement and connection of two girders। बिल्कुल practical इसका एडवांटेज है। इसको जो इरेक्ट करेंगे जब लॉन्च करके पोजीशनिंग करते हैं गर्डर्स की, तो इसमें इसको कम एफर्ट्स लगेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इन स्टील। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो ये स्ट्रेसेस का लॉस हो रहा है वो हमारा स्टील में हो रहा है, ठीक है। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। क्रीप के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, श्रिंकेज के बारे में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। डक्टिलिटी आपको पता है, ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन का मतलब है जो स्टील में हमारी स्ट्रेसेस हैं वो टाइम के साथ एक कांस्टेंट स्ट्रेस पे, कांस्टेंट स्ट्रेन वैल्यू पर वो रिड्यूस होने लगती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो इनिशियली हमारी इलास्टिक स्ट्रेंस हमारी स्टील में इंड्यूस हुई हैं वो हमारी इनइलास्टिक स्ट्रेंस में ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं अंडर कांस्टेंट स्ट्रेन, ठीक है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्ट्रेसेस हैं हमारी वो रिड्यूस होने लगेंगी, बिकॉज वहां पे जो इनिशियल इलास्टिक स्ट्रेंस है वो हमारी शिफ्ट होती जा रही है कांस्टेंट स्ट्रेन के में इनइलास्टिक स्ट्रेन में। सो स्ट्रेस डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग इलास्टिक स्ट्रेन। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जो इलास्टिक स्ट्रेन हमारा बचा होगा कंक्रीट में उसके करस्पॉन्डिंग ही हमारी स्ट्रेसेस अवेलेबल होंगी जो कि इनिशियल स्ट्रेसेस से कम हो जाएंगी। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। और ये बेसिकली फेनोमेना आप देखोगे तो जो प्री स्ट्रेसिंग में हाई स्ट्रेंथ स्टील्स यूज करते हैं वहां पे ये फेनोमेना प्रीडोमिनेंट हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर। डीप बीम्स के बेसिक फंडामेंटल्स मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पे डाउट्स रहता है, सो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक ब्रिज दिखाया हुआ है जिसमें जो ये बीम आपको दिख रही है जिसपे गर्डर सपोर्टेड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये डेप्थ है ये रिलेटिवली नॉर्मल बीम्स के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा है और दैट इज कंपेरेबल टू दी लेंथ ऑफ दिस बीम। तो ऐसे केसेस में हमारा क्या होगा, हमारा कोड ये कहता है, अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के टर्म्स में जाएं तो हमारा जो L/D रेशियो है वो हमारा क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है, बिकॉज हमारी जो डेप्थ है वो बढ़ती जा रही है। तो डेप्थ इज कंपेरेबल टू द लेंथ ऑफ द बीम यानी स्पैन ऑफ द बीम। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं कि डीप बीम्स जहां पर हमारा जो डेप्थ है वो हमारी विड्थ से 4 टाइम्स ग्रेटर है। विड्थ मतलब अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ डीप बीम और ये हमारी डेप्थ है, ये हमारी विड्थ है। यहां पे हमने स्पैन दिखाया हुआ है। तो जो डेप्थ है वो हमारी विड्थ से 4 टाइम्स जब ग्रेटर हो जाती है
तो वहां पर हमारी जो नॉर्मल बीम्स में बेंडिंग हो रही है वो फेनोमेना नहीं होता अंडर द एक्शन ऑफ द फ्लेक्चरल मोमेंट्स। वहां पर हमारा प्लेट बेंडिंग की थ्योरी हम अप्लाई करते हैं। प्लेट बेंडिंग थ्योरी का सिंपल बेसिक आप समझ लो कि जो स्ट्रेन वेरिएशंस हैं अक्रॉस द क्रॉस सेक्शंस वो हमारे नॉन लीनियर हो जाएंगे। इसका मतलब जो है कि जब बेंडिंग होगी तो प्लेन सेक्शन जो है वो प्लेन नहीं रह जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये शैलो बीम है, जैसे जैसे ये रेशियो LYD का कम होता जा रहा है और ये LYD इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, तो हमारी जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख रहे हो दिस इज नॉन लीनियर। ठीक है, और हम बढ़ाएंगे और नॉन लीनियरिटी हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो होगा क्या, ऐसी बीम्स में हम हमारा जो शियर स्ट्रेन वेरिएशन है हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली। सो जो बीम्स हैं हम जो नॉर्मल बीम्स हैं उनकी तरह बीम्स को डिजाइन नहीं करते। नॉर्मल बीम्स में क्या होगा, हमें आपको एग्जैक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होता है कि कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करने के लिए सेक्शन अवेलेबल है या शियर फोर्सेस ट्रांसफर करने अवेलेबल सेक्शन जो है वो शियर फोर्सेस को रजिस्ट करने के लिए कितना अवेलेबल है। तो बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर शियर स्ट्रेन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रजिस्टिंग द शियर फोर्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली कैलकुलेटेड और प्रेडिक्टेड। इस वजह से हम बीम थ्योरी नहीं यूज करेंगे जब डीप बीम्स के लिए शियर चेक परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक डिफरेंट मॉडल हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए डीप बीम्स के लिए। दैट मॉडल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंड टाई मॉडल। इसमें हम जो अपना बीम है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं टू कंप्रेशन स्ट्रेस एंड टाई मेंबर्स है। यहाँ पे बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप इसका नाम ध्यान रखिए कि नॉर्मल बीम थ्योरी का हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमारी जो शियर स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन बेंडिंग स्ट्रेन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो बेसिक कुछ एजम्पशन करने के लिए हम थ्योरेटिकल एनालिसिस स्ट्रेट एंड टाई मॉडल से करते हैं। और इसका यूज क्या है, डीप बीम का प्रोविजन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जहां पर बेंडिंग मोमेंट्स हमारे ज्यादा आ रहे हैं, बहुत हैवी बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं जैसे ब्रिजेस वगैरह में, तो वहां पे ये डीप बीम्स हमारी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। वहां पर दे कैन इफेक्टिवली कैरी बेंडिंग मोमेंट्स। तो उन बेंडिंग मोमेंट्स को कैरी करने के लिए डीप बीम्स को हम बेंडिंग मोमेंट्स के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, और बिकॉज हमारी डेप्थ बढ़ जा रही है तो आपको पता है कि अगर हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात करें तो दिस इज टेकन एज VU/BD। ठीक है, तो हमारा किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे जो नॉमिनल शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ द बीम है। तो बिकॉज यहाँ पर डीप बीम्स में हमारा क्या है, हमारी डेप्थ कंपैरेटिवली लार्जर एज कंपेयर टू नॉर्मल बीम्स। तो यहाँ पर आपको शियर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शियर फोर्सेस के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, हम बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे बिकॉज डीप बीम्स जब जहां भी प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर हमें बेंडिंग मोमेंट्स, ठीक है, बिकॉज m जो होगा वो सिग्मा z के करस्पॉन्डिंग होगा और z जो होगा वो सेक्शन मॉडुलस होगा सिग्मा। तो अगर आप देखेंगे कि तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ बीम है। तो आपने बीम की जो डेप्थ है वो सफिशिएंटली बढ़ा रखी है तो हमारी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। तो जितना ज्यादा मोमेंट आपको कैरी कराना है आप उसके अकॉर्डिंग बीम को डिजाइन करेंगे बिकॉज शियर में स्ट्रेसेस ऑलरेडी जब डेप्थ बढ़ाएंगे तो शियर स्ट्रेसेस हमारी रिड्यूस हो जाएंगी, तो हमें शियर के लिए डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हम अपनी डीप बीम्स को बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे, शियर फोर्सेस के लिए केवल हम चेक परफॉर्म करेंगे। बिकॉज ये देखा गया कि जब भी हम डीप बीम्स के लिए कभी भी हमें सेक्शन को रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज उनकी जो वैल्यूज हैं वो सिग्निफिकेंटली लो हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें रीचेक सिर्फ चेक करना है शियर स्ट्रेसेस के लिए जो हमने डिजाइनिंग की है वो एडिक्वेट है या नहीं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो फेलियर का मोड है वो हमारा बीम एक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हो बेस्ड ऑन दी आर्च एंड टाई एक्शन की जो थ्योरी है। एंड ये हमारे फेलियर पैटर्न्स दिखा रहा हुआ है डीप बीम्स के कि कैसे हमारी बीम फेल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो फेलियर है कुछ इस तरह हो रहा है विच इज रिसेंबलिंग अ स्ट्रट टाई मॉडल। ठीक है, ये हमारे स्ट्रट्स की तरह बिहेव करते हैं। दिस इज टाई विच विल बी अंडर एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्सेस। ध्यान रखना है आपको, डीप बीम्स आर डिजाइन्ड फॉर बेंडिंग मोमेंट्स ओनली एंड चेक्ड फॉर शियर फोर्सेस ओनली। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक प्री स्ट्रेस बीम दी हुई है और दिया है कि P जो है वो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है जो कि मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बीम से G वैल्यू पर है, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए कंसंट्रेटेड लोड जो एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, तो बैलेंसिंग लोड हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है प्री स्ट्रेस में, दिस इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट। लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल लोड्स या जो बीम का डेड लोड है उसकी वजह से जो बीम में डिफ्लेक्शंस होने वाले हैं उसको आप प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो फॉरवर्ड डिफ्लेक्शंस होंगे उनसे उनको आपको बैलेंस करना है। तो एक्चुअल में हमारा जो बीम है वो परफेक्टली एक लेवल पर रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड लोड कंसेप्ट डिजाइन में is done by point of no deflection. So pre-stressing is done in such a way so that effective pre-stress balances the sustained loading and beam remains perfectly level without deflecting. तो यहाँ पर अगर हम pre-stressing force मानेंगे P, eccentricity at ends जो है वो 0 है, maximum eccentricity E जो है वो यहाँ पर G वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा टोटल एक्सटर्नल लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा है W, तो जिसकी वजह से हमारा बेंडिंग मोमेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है कि हमारा बैलेंसिंग लोड कितना होगा। तो मान लेते हैं कि दिस इज द बैलेंसिंग लोड जो आपका प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से डेवलप हो रहा है, WE जो कि एक्सटर्नल लोड को बैलेंस आउट करेगा। तो इस WE की वजह से हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा दैट विल बी WL/4 इक्वल टू जो हमारा इसेंट्रिसिटी की वजह से सेंटर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है P इंटू दिस वैल्यू, तो इस जगह हमारा ये बेंडिंग मोमेंट आएगा, दिस विल बी इक्वल टू P इंटू G। तो हमारा जो इक्विवेलेंट लोड आएगा वो आ जाएगा 4PG/L। ठीक है, तो आपको ये लोड अकॉर्डिंगली यहाँ पर पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड सेंटर पे लग रहा था, इस वजह से यहाँ पर जो आपने एज्यूम किया वो कंसंट्रेटेड लोड इन द अपोजिट डायरेक्शन एज्यूम किया, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 4PG/L आ जाएगी। और इसको अगर आप बीम में कन्वर्ट करोगे तो 4P/L ये होगा, तो इसके सपोर्ट में ये रिएक्शन जनरेट होंगी। तो ये बीम हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी कि अगर इस पे आप W मैग्नीट्यूड का लोड लगाओगे तो हमारा ये मैग्नीट्यूड का जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा, जो कि इसको सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखेगा और हमारा कोई भी डिफ्लेक्शन प्री स्ट्रेस बीम में नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ LD shall not exceed M1/V plus L0 where M1 is the moment of resistance of the section after bar curtailment। किसी भी पर्टिकुलर बीम में हम कोई भी सेक्शन मान लेते हैं कि बार का कर्टेलमेंट का मतलब ये है कि हमारा बार को टर्मिनेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, उस जगह को बोलते हैं कि बार को हमने कर्टेल कर दिया। तो बार कर्टेलमेंट में बार को हमने टर्मिनेट कर दिया जहां पर हमें रिक्वायर्ड नहीं था, मींस वहां पे इतना बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्सेस का कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं था कि हमें वहां पे बार प्रोवाइड करने की जरूरत पड़े। तो दिस इज द लोकेशन जहां पे बार को हमने टर्मिनेट किया, दैट इज कॉल्ड बार कर्टेलमेंट। तो इस सेक्शन पे, ठीक है, जिस सेक्शन पे आप कर्टेल कर रहे हो उस सेक्शन पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा M1 है और जो शियर फोर्सेस हैं वो हमारी V है। ठीक है, तो डेवलपमेंट लेंथ को चेक करने के लिए ये इंश्योर करना कि जो डेवलपमेंट लेंथ है दैट शुड बी लेस देन, ठीक है, जो डेवलपमेंट लेंथ है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू M1/V प्लस L0। ठीक है, V जो है हमारा मैक्सिमम शियर है, जिस रीजन में हमारा बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं आप, जहां पर आपको जरूरत नहीं है बार को एक्सटेंड करने की, और L0 जो है एट डिसकंटिन्यूअस एंड। डिसकंटिन्यूअस एंड ये एक तरीके से हमारा ये हमारा इधर कॉन्टिन्यूअस एंड है, ये हमारा जहां से बार को अपने कर्टेल कर दिया वो डिसकंटिन्यूअस एंड है। ठीक है, तो अगर हम यही चीज सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए देखें और सपोर्ट मर जाएं, ठीक है, तो जो आपकी ये L0 वैल्यू है दैट वैल्यू इज इक्वल टू सेंटर ऑफ सपोर्ट से जो स्ट्रेट लेंथ आएगी आपकी वो प्लस जो टोटल एंकरेज वैल्यू है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम यहां से देखें कि यहां से हमारा ये स्टैंडर्ड यू टाइप का हुक है, तो दिस
इसकी एक इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू होगी 16.5 बिकॉज 180 डिग्री का बेंड है और यहाँ से सेंटर ऑफ सपोर्ट से जो दूरी है वो x0 है। तो आपका बार आपको यहाँ कर्टेल कर देना था बिकॉज यहाँ पे आपकी बेंडिंग मोमेंट की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको बार की जरूरत नहीं थी। तो आप बट यहाँ पर जहाँ से आपको कर्टेल करना था उसके आगे आप जो बार को एक्सटेंड कर रहे हो वो जो L0 वैल्यू है वो आपकी x0 प्लस 16.5 है जो कि यहाँ पर आपने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। तो जो डेवलपमेंट लेंथ आपको प्रोवाइड करनी है वो आपकी इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए m1/v प्लस L0। ठीक है, तो shear force at a section due to design loads है, m1 हमारा moment of resistance of the section assuming all reinforcement at the section to be stressed at sigma st है, d is the diameter of the bar है और L0 जो है वो हमारा एंकरेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ सपोर्ट है एंड इक्विवेलेंट एंकरेज वैल्यू ऑफ एनी हुक और मैकेनिकल एंकरेज एट सिंपल सपोर्ट। या फिर ये, ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। जब सपोर्ट पर बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू है। ठीक है, और अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बात कर रहे हैं जहां पर आपको जरूरत नहीं है बार को एक्सटेंड करने की, वहां पर जो L0 की वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू dr12phi विच एवर इज ग्रेटर। ध्यान रखने वाली बात है कि सपोर्ट पे ये वैल्यू हमारी क्या थी x0 प्लस 12phi, लेकिन जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे बात करेंगे जहां पर बेंडिंग मोमेंट बेसिकली साइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज बीइंग चेंज्ड। ठीक है, तो L0 वहां पर आपकी dr12phi से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m1/v जो है एक्सप्रेशन में हम 30% तक बढ़ा लेते हैं अगर हमारे एंड्स ऑफ रेनफोर्समेंट जो है वो कंप्रेसिव रिएक्शन से कन्फाइंड है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया आपको। अभी मैं IS 456 में इस टॉपिक को कवर करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे L0 एट डिसकंटिन्यूअस एंड, ठीक है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम की नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस एंड की बात कर रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस एंड जो होगा दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उस केस में हमारी इक्वल टू 12phi और effective depth whichever is greater will be the correct answer. Actual anchorage length provided beyond the support, ठीक है, ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर x0 प्लस 12phi वाला जो फंडा है वो लगेगा 16phi वाला, जब हमारा वो सपोर्ट पर हम डेवलपमेंट लेंथ को चेक कर रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स फॉर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज अज्यूम्ड टू बी। तो लिमिट स्टेट जब हम डिजाइन करते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में फ्रैक्चर के लिए स्पेशली डिजाइन करते हैं, तो जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लीनियर अज्यूम करते हैं अक्रॉस द डेप्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। हमारी जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेन है इन दी टेंशन जोन। ठीक है, और जो स्ट्रेस प्रोफाइल है, जो स्ट्रेसेस हैं, उसका जो वेरिएशन है वो हमारा रेक्टेंगुलर पैराबोलिक शेप का है एज पर IS 456। बट कोड ये कहता है कि स्ट्रेस का जो शेप है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंक्रीट में, वो आपका किसी भी शेप का हो सकता है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, जो भी शेप जो स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन में सब्सटेंशियल एग्रीमेंट शो कर रहा हो। बट IS 456 जो डिजाइनिंग करने के लिए हमारा ये अडॉप्ट करने के लिए सजेस्ट करता है, जिसमें रेक्टेंगुलर एज प्लस वेल एज जो पैराबोलिक प्रोफाइल है वो हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अक्रॉस द डिप्थ वो हमारा लीनियर है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस दी कंक्रीट कंप्रेसिव जोन वो हमारा रेक्टेंगुलर प्लस पैराबोलिक है। तो यहाँ पर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो करेक्ट आंसर जो होगा वो लीनियर होगा। अगर यहाँ पर डीप बीम्स के केस में पूछा होता तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नॉन लीनियर हो जाता है। ये मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया बिकॉज वहां पर नॉर्मल बीम थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है और हमारे प्लेन सेक्शंस जो हैं वो बेंडिंग के बाद प्लेन नहीं रह रहे हैं बिकॉज जो डेप्थ फैक्टर है वो कंसिडरेबली कंपेरेबल है एज कंपेयर टू लेंथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।